प्राचीन काल में से ही वधू के माता-पिता वस्त्र, आभूषण, गृहस्थी का कुछ सामान भेंट करते थे, जिसका मूल उद्देश्य था वर-वधू की नई गृहस्थी सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना था। वर्तमान युग में दहेज नवविवाहितों के जीवन निर्वाह में मदद करने के उद्देश्य से दिया जाता है। कुछ समाजों में दहेज की समानता उस आसमानी स्थिति के लिए दिया जाता है, जब किसी दुर्घटना या पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब दहेज प्रथा का कारण क्या हो गया? तो अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह जब छोटी जाति की कन्या उच्च वर्ण की लड़के से शादी करती है, तो दहेज देकर वो शादी हो जाती है। अंतर्विवाह, इस नियम के कारण भी कन्या का विवाह उसी जाति की अथवा उपजाति के पुरुषों के साथ होना आवश्यक हो गया है कि वह क्षेत्र सीमित हो गया है। तो योग्य वरों की संख्या को देख कर के दहेज दिया जाता है। कन्या विवाह की अनिवार्यता, कन्या को शादी करना ही पड़ेगी, इसलिए दहेज दिया जाता है। धन के महत्व में वृद्धि, तो धन का महत्व हो जाता है। समाज की प्रतिष्ठा के कारण लोग दहेज देते हैं। महंगी शिक्षा प्रणाली के कारण कि हमने अपने बच्चे को महंगी शिक्षा करवाई, इसलिए आपको दहेज लगेगा ही लगेगा। संघ परिवारों में स्त्रियों का शोषण, संघ परिवारों में स्मृति काल तथा स्त्रियों की अत्यधिक दशा दयनीय थी। संघ परिवार में नववधुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस स्थिति में माता-पिता ने लड़की को दहेज देना शुरू कर दिया कि उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिले। वो अपने लड़के के घर जाए और उन्हें अयोग्य कन्याओं का विवाह से भी दहेज देना पड़ता है कि अयोग्य कन्या हमें एक पढ़े लिखे लड़के को करनी है, तो भी दहेज देना पड़ेगा। सामाजिक प्रथा है दहेज देना, तो ये सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, इसलिए सामाजिक प्रथा एक सामाजिक बुराई है, जिससे अपना लोगों ने अपना रखा है, इससे समाज मान्यता प्राप्त है, इसलिए यह कुप्रथा होने के पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है तथा कुछ लोग दूसरे के अनुकरण करते हुए भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि समाज में विवाह संपन्न करते समय पर माता-पिता एवं वधू माता-पिता को ना चाहते भी इस कुरीति का शिकार होना पड़ रहा है। दहेज का विकृत रूप तो आपने पढ़ा है, दहेज बुराई है एक समाज में। दहेज प्रथा से हानियत पारिवारिक संघर्ष होना पड़ता है। पिता को कर्ज में डूबना पड़ता है, कर्ज में डूब जाता है, बच्ची आत्महत्या कर लेती है, शिशु हत्या होती है, बेमेल विवाह होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, विवाह का व्यापार होता है ऐसे में दहेज देने से, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, अब अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये इसके दहेज प्रथा के दोष एवं हानि है। तो पारिवारिक संघर्ष लगातार बना रहता है, ऋणग्रस्तता, आत्महत्या आदि ये सब बनी रहती हैं, तो ये सब समस्याएँ हैं बाल विवाह की, आप देख सकते हैं। बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती है, अनेक समस्याओं को जन्म होता है, स्त्रियों की प्रगति में बाधक है दहेज। उन्मूलन हेतु आप क्या उपाय करेंगे? शिक्षा का प्रचार-प्रसार करेंगे, अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह को आप प्रोत्साहन देंगे। लड़की को आत्मनिर्भर बनाएँगे, कानून के प्रति जागरूक करेंगे, लड़की को जनमत तैयार करेंगे, जीवन साथी का चुनाव स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्त्रियों को अधिक आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहिए, महिलाओं के संगठन को प्रभावी बनाना चाहिए, इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ा लो एक बार ऐसे बस। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज प्रथा को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। स्वतंत्रता को लेकर अब तक दहेज प्रथा को रोकने की दिशा में सबसे बड़ा प्रयास किया, जिसे दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना एक दंडनीय अपराध है। अब शिशु की देखभाल कैसे करेंगी? तो शिशु की देखभाल तो आप कर ही लेंगे। परिवार में जन्म लेने वाला नवजात शिशु 2-3 वर्ष की आयु तक शिशु अवस्था में रहता है। इसके दौर में आप मानो जीवन के संपूर्ण अवस्था का एक विशेष महत्व रहता है। ऐसे में बच्चे को आहार, पोषण और रोगों से सुरक्षा देने का कार्य मम्मी का रहता है। तो ये आप शिशु अवस्था में कैसा आहार आप पोषण देंगे, तो विटामिन से युक्त पोषण भोजन दें, विटामिन वसा प्रोटीन और खनिज लवण युक्त जिसमें उचित मात्रा हो, ऐसा भोजन हम बच्चे को देंगे। तो ये सब पोषण की देखभाल कैसे करेंगे? तो शिशु की सबसे पहली देखभाल होती है उसकी आहार एवं पोषण से। तो 1 से 3 वर्ष का बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, इसको उचित आहार, उचित पोषण देने की बहुत ज़रूरत रहती है। शिशु अवस्था में शिशुओं को शारीरिक एवं बुद्धि विकास के हेतु इसे विशेष आहार और पोषण की विशेष ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसे संतुलित आहार देना चाहिए। आहार को सुपाच्य होना चाहिए, पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, जो शिशु के शरीर में वृद्धि में और सहायक हो। रोगों से लड़ने की क्षमता भी इससे विकसित होती है, इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। तो कुछ विटामिन्स के बारे में लिख दिया। शिशु अवस्था में शिशुओं को संतुलित विकास के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, पोषक कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए। अगर ये इसके अभाव में शिशु का शारीरिक विकास एवं बुद्धि विकास रुक जाता है। तो शिशु का संपूर्ण आहार है दूध। दूध एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। मानव विकास की प्रथम अवस्था में शिशु अवस्था में दूध ही एक शिशु का संपूर्ण आहार होता है। माँ का दूध ही होता है। माँ का दूध शिशु के लिए सुपाच्य अति आवश्यक होता है। सभी विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी इस दूध से विकास होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो 6 महीने तक स्तनपान कराने का विशेष बल दिया जाता है। तो इस तरीके से माँ के दूध के बारे में लिख दें। बस पूरा हमने बता दिया है। अब है स्तन त्याग। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वह दूध पीने की एक आदत बन जाती है, तो
शिशु की आयु की वृद्धि के साथ-साथ उसे शारीरिक वृद्धि भी होती है, तो 6 महीने बाद स्तनपान कराना बंद कर सकती है, क्योंकि इस आयु के बाद बच्चे कुछ आहार लेने लगते हैं, तो इस आहार को शुरू कर देते हैं। तब वह अधिक दूध पीने की माँग नहीं करता बच्चा, क्योंकि उससे उसका पेट भरा रहता है। लेकिन जब बाहरी आहार ना देने के बाद जब शिशु को भूख लगती है, तो वो ज़्यादा स्तनपान करने की इच्छा रखता है। इसलिए शिशु को स्तनपान अ, धीरे-धीरे छुड़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसे 6 महीने बाद बाहर का दूध या बाहर का आहार उसे देना चाहिए। स्तनपान त्याग करते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो दूध पिलाना बच्चे को एकदम से बंद नहीं करना है। बच्चे को ऊपरी खाद्य पदार्थ दें, फल द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके पिलाएँ, सब्जियों का, फलों का रस चम्मच से पिलाएँ। स्तनपान त्याग करने के लिए स्तनपान त्याग कराने के लिए स्तनों पर किसी प्रकार की कड़वी वस्तु ना लगाएँ, जैसे नीम का दूध, मिर्च ना लगाएँ। स्तनपान छुड़ाने के लिए शिशु को आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ ना खिलाएँ। उसकी पाचन संबंधी क्रियाओं को ध्यान में रखें। स्तनपान का त्याग गर्मियों के मौसम में ना कराएँ, क्योंकि इस मौसम में शिशु की पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है। और शिशु का पूरक आहार क्या है? तो शिशु का पूरक आहार तो एक तो स्तनपान कराना जब बंद कर देते हैं, जब शिशु का पूरक आहार क्या होना चाहिए? तो शिशु के शरीर निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उपस्थित होना चाहिए, ऐसा भोजन देना चाहिए। शिशु का भोजन में पनीर है, अंडा है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, दाल, दूध, गेहूँ आदि शिशु का पूरक आहार माना जाता है। शिशु का पूरक आहार में निम्न तत्व होना चाहिए: फलों का रस, अंडे का पीला भाग, सब्जी एवं फल, पका अनाज आदि देना चाहिए। विटामिन डी युक्त पूरक आहार देते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो बच्चे पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! तू 50 आदमी फेल, चुप! एक शब्द नहीं। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बच्चे की आयु 5-6 महीने की आयु से प्रारंभ करना चाहिए। पूरक आहार 5-6 महीने की आयु के बाद ही प्रारंभ कर देना चाहिए। जब शिशु पूरक आहार अच्छे से ग्रहण करने लगे, तब पूरक आहार की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए। अनाज संबंधी पूरक आहार वृद्ध अवस्था में ही देना चाहिए, किसी अवस्था में देना चाहिए। किसी पूरक आहार के प्रति शिशु की अरुचि दिखता है, तो उसे वह पूरक आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा नहीं खाता, तो उसे नहीं देना चाहिए। शिशु आहार चबाने लगे, तब उसे ठोस पदार्थ भी दें। इस तरीके से शिशु की शारीरिक प्रगति संबंधी देखभाल। शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो 5-7 पाउंड होना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? लगभग जन्म के समय 5-7 पाउंड होना चाहिए। इस तरीके से भार, ये देख लें, भार की जो टेबल है, ये भार की टेबल है। ये शिशु के लिए वस्त्रों का चुनाव तो आप कर ही लेंगे। शिशु के वस्त्रों को भी आप सिल लेंगे। और शिशु में अच्छी कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आदतों का विकास कैसे करेंगे? शिशु अवस्था में देखभाल मात्र शिशु पोषण आहार तक ही सीमित नहीं है, जबकि उसकी आदतों का विकास भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में अच्छी आदतों का जो विकास करना है, प्रथम 5 वर्षों में किया जाता है। जबकि जब तक बच्चे अच्छी आदतों का विकास नहीं होगा, बच्चे किसी न किसी रूप में उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो अच्छी आदतों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी आदतों में क्या करवाएँ? शरीर को नियमित सजन की आदत डलवाएँ, यानी कि निश्चित वो मतलब नियमित समय पर खाना खाए, नियमित समय पर मल-मूत्र त्यागने जाए। भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को चूसने की आदत से भी उसे दूर रखना चाहिए। अंगूठा यदि चूसता है, तो उसका उपाय कर लेना चाहिए और खेल एवं व्यायाम बच्चे को सिखाना चाहिए। बिस्तर गीला करने की यदि समस्या है, तो वो भी धीरे-धीरे ठीक करनी चाहिए। शिशु अवस्था में जिज्ञासा है, तो उसे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने चाहिए। बच्चों में अगर इस चीज़ की होती है, उन्हें समझाना चाहिए। किसी शिशु के रोगों से बचाव एवं देखभाल। तो आप रोगों से बचाव कैसे करेंगे? शिशु के जन्म के पश्चात सघन देखभाल की आवश्यकता होती है। शिशु की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, तुरंत कमज़ोर होती है। तो शिशु के आहार, स्वच्छता और निद्रा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और शिशु को गंदी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ताकि उसे रोग ना फैलें। अगर रोग फैल गया है, तो आप क्या करें? तो संक्रामक रोग जैसे फैल गए हैं, तो टीकाकरण भी सही टाइम पे लगवाना चाहिए। और उसे तो चेचक का टीका कब लगवाना चाहिए? तो चेचक का टीका उसे संक्रमण फैलने के रोगों से, चेचक एक प्रमुख बीमारी होती है। इस बीमारी से शिशु के बचाव हेतु जन्म के 14 दिन बाद इसका टीका लगवाना चाहिए। किंतु इस टीके को लगवाने की अंतिम समय सीमा जन्म से 3 माह है। तो 14 दिन से 3 माह के अंतर्गत लगवा लेना चाहिए। सामान्यतः यह टीका बाँह पर लगाया जाता है। क्षय रोग का टीका, तो यह टीका प्राणघातक संक्रामक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ये टीबी। थकान, बुखार, तीव्रता, वजन घटना आदि से रोगों के लक्षण होते हैं। तो यह टीका जन्म से 24 घंटे के अंदर लगवा लेना चाहिए। यह टीका दाईं बाँह पर लगाया जाता है, जिससे जीवन पर निशान बना रहता है। पोलियो तथा डीपीटी। पोलियो की दवाई शिशु को इंजेक्शन के रूप में नहीं, अपितु ड्रॉप के रूप में देनी चाहिए। 3-4 बूंद देनी चाहिए। और जन्म के 3.5 माह के पश्चात, 5 माह के पश्चात पिलाई जाती है ये दवाई। पोलियो से मुक्ति के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है और पल्स पोलियो के अंतर्गत वर्ष में 3 बार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। पोलियो की दवाई के साथ ही बच्चों को डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी के बचाव के लिए लगाया जाता है। हैजे का टीका
1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में लगवाया जाना चाहिए। MMR का टीका यानी गलसुआ, रूबेला तथा मीसल्स आदि बीमारियों से बचने के लिए हमें शिशु के जन्म से 15 से 18 माह की अवधि में टीका लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका 1.5 माह की आयु तथा 7 माह की आयु के तत्पश्चात 10 वर्ष की आयु पूरे करने पर भी ये लगवाया जा सकता है। टाइफाइड का 1.5 से 2 वर्ष की आयु के मध्य टाइफाइड का टीका लगवाया जाता है। तो आप लोग से शेष अवस्था में होने वाले रोगों की सामान्य देखभाल तो कर ही सकते हैं, जैसे वो रोगों की देखभाल करनी ऐसे ये। इसमें थोड़ा ज़्यादा से कब्ज है तो बच्चे को देख लें, उल्टी कर रहा है, लक्षण है बाल, तो इसमें वहाँ पर रोगी जोड़ना है, यहाँ बच्चा रोगी जोड़ना है, बस इतना याद रखना। बाकी ये MMR का टीका है, तो इसको पहले हेपेटाइटिस बी का टीका ये बताया था हमने, टाइफाइड का टीका। ये बच्चे में रोग हैं, तो रोगों की देखभाल इस तरीके से करना है आपको, ये देख लें। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बाल मृत्यु दर क्या है? बच्चे को छोटी उम्र में मृत्यु हो जाना ही बाल मृत्यु दर कहलाती है। तो इसके कारण क्या है कि मम्मी पापा अशिक्षित होना, शिक्षा का अभाव होना, इससे बच्चे का ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो शिक्षा के अभाव महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ही भोजन या पोषक तत्वों की आवश्यकता को नहीं समझती हैं, इसलिए उनके प्रसव के दौरान काफ़ी परेशानी होती है और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। निर्धनता, गरीबी भी होती है, जिससे निर्धनता के कारण भी स्त्रियाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाती, ना कुछ खा पाती, ना संतुलित आहार ले पाती, ना पौष्टिक आहार ले पाती, इसलिए उनके बच्चे की मृत्यु हो सकती है। गर्भावस्था में सावधानी रखना से भी बच्चे की मृत्यु हो सकती है, इसलिए गर्भावस्था के टाइम पर भी के काम नहीं करना चाहिए, हल्के फुल्के काम करना चाहिए, इस तरीके से सावधानी रख सकते हैं। यदि किसी दंपति का बाल विवाह हो तो उसकी अज्ञानता के कारण भी बच्चा खत्म हो सकता है। अनुचित प्रसूतिगृह, जहाँ बच्चे को पैदा होना होता है प्रसूति गृह में, वहाँ भी विशेष व्यवस्था नहीं होती तो बच्चा की मृत्यु हो जाती है। अस्वस्थ माता पिता हैं तो भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बीमार माता पिता, माता शिशु कल्याणकारी संस्थाओं का यदि लाभ नहीं मिलता तो भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा एवं उन्हें संक्रामक की सुविधा नहीं हो पाती है तो भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अधिक संतानें यदि होती हैं तो ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कोई ख्याल नहीं रख पाता। निवास स्थान गंदा है तो भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। समय से पूर्व संतानों का जन्म, यदि बच्चा 9 महीने में होना है, 7 महीने में, तो भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी कारण है बच्चे की मृत्यु। अब शिशु मृत्यु को दर कम कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करके मृत्यु कम कर सकते हैं। यौन शिक्षा देकर भी उन्हें कम कर सकते हैं। जीवन स्तर में उन्नयन करके भी हमें कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र और प्रसूतिगृह की स्थापना करके भी कम कर सकते हैं। बाल कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवा कर भी इनको कम कर सकते हैं। कहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, की आधुनिक गतिविधियाँ। तो बाल कल्याण क्या है? शिशु के जन्म के बाद उचित लालन पालन, पोषण एवं नियमों उपायों को व्यवस्थित अध्ययनों क्रियान्वयन करना बाल कल्याण कहलाता है। अन्य शब्दों में कहते हैं कि बच्चों के विकास हेतु किए जाने वाले प्रयास का बाल कल्याण है। तो बच्चों के कल्याण के लिए जो भी प्रयास किया जाता है वो बाल कल्याण कहलाता है। तो बाल कल्याण संगठन, तो ये यूनिसेफ है, तो आप यूनिसेफ को पढ़ लें। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है, कहीं जिनेवा दिया गया है, कहीं न्यूयॉर्क दिया गया है। इसमें केयर है, भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसको पढ़ लें। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है, विकलांग हेतु शिक्षण संस्थान है, WHO वगैरह। बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को